हेलो बच्चों। हमने अपने लास्ट वीडियो में एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत से रेवोल्यूशंस देखे। रेवोल्यूशन इन फ्रांस इन 1830, रेवोल्यूशन इन बेल्जियम, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रेवोल्यूशन इन पोलैंड, है ना। और इन सब का रीजन क्या था वो भी देखा कि 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ठीक है। इसके अलावा नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे रोमांटिसिज्म के कारण भी आ रही थी, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और फाइनली हमने ये देखा था कि एक रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में 1848 में, जो कि पुअर्स ने किया बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर। ठीक है, कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, जिसके कारण वहां जो पुअर्स हैं उन्होंने रिवोल्ट किया, which led to the abdication of monarchy in February 1848। ठीक। अब इस पुअर्स के रिवोल्ट के साथ साथ एलीट मिडिल क्लास का भी एक रिवोल्ट साथ में चल रहा है, जिसने पावर गेन कर ली और नेशनल असेंबली के थ्रू यूनिवर्सल मेल सफरेज स्टैब्लिश कर लिया और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। ठीक है। अब जैसे ही फ्रांस में ये रेवोल्यूशन हुआ तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था डीप मेटरनिच का, व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो जैसे ही फ्रांस में ये रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ, इसके आसपास की जो अदर कंट्रीज हैं वहां पर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन, लाइक जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में और हैब्सबर्ग एम्पायर में। ठीक है, इन सभी जगहों पर ये जो पॉपुलर अनरेस्ट स्टार्ट हुआ है पुअर्स में, उसका फायदा उठाकर अपनी डिमांड्स मनवाना चाहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की। इसी का एक एग्जांपल हम देखते हैं जर्मन पार्लियामेंट के फॉर्म में, कि 1848 में ही जर्मन स्टेट्स जो थी उन सभी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ठीक है, और ये जो मेंबर्स हैं ये मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स हैं, रिच आर्टिजन्स हैं और बिजनेसमैन हैं। ठीक, ये जब फ्रैंकफर्ट में मिले, सो ऑन द 18th मई 1848 इन्होंने अपने 831 मेंबर्स इलेक्ट किए, एंड दीज elected members marched in a festive procession to take their seats in the चर्च ऑफ सेंट पॉल। ठीक है, सेंट पॉल का जो चर्च था वहां पर इन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की और इन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। दिस नेशनल असेंबली, ये जो नेशनल असेंबली है, इट डिसाइडेड दैट जर्मनी विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, एंड दे ऑफर्ड द क्राउन with these conditions to Prussian king Frederick Wilhelm IV। ठीक है, लेकिन कोई भी किंग नहीं चाहता कि उसकी पावर्स लिमिटेड हो, सो ही रिफ्यूज्ड दिस पोस्ट एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज दिस नेशनल असेंबली। ठीक है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मोनार्की और जो मिलिट्री है उसकी पावर बढ़ती जा रही है, उनका अपोजिशन बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ ये जो नेशनल असेंबली का सपोर्ट बेस था, सोशल बेस था, ये वीक होता जा रहा है। क्यों वीक होता जा रहा है? बिकॉज नेशनल असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लास एलिट एंड दे डिड नॉट फोकस्ड ऑन डिमांड्स ऑफ पुअर्स, जिनके सपोर्ट के बेसिस पर इन्होंने ये नेशनल असेंबली फॉर्म की थी, उनकी डिमांड्स पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो फाइनली army was or troops were called and this national assembly was disbanded। ठीक, तो ये एक लिबरल इनिशिएटिव था जो क्रश कर दिया गया। और इसमें भी यदि हम विमेन के पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से ही देखते चले आ रहे हैं कि विमेन ने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, इन्होंने अपनी खुद की एसोसिएशंस बनाई, न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना स्टार्ट किए, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया, डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, बट उस सब के बावजूद भी इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले, है ना। और जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन की गई, इन दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट विमेन वर अलाउड टू एंटर द पार्लियामेंट ओनली एज स्पेक्टेटर्स, है ना, सिर्फ देखने के लिए कि प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं, उनको मीटिंग्स में आने की परमिशन थी,
लेकिन मीटिंग्स में नेशनल असेंबली के पार्ट नहीं बन सकते थे, वोट नहीं कर सकते थे, मेंबर्स नहीं बन सकते थे। ठीक, तो ये विमेन की कंडीशन है। ठीक है, अब ये जो कंजर्वेटिव ऑर्डर है, इसको एक चीज समझ में आ गई कि ये जो साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड रेवोल्यूशंस है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इन रेवोल्यूशनरीज को कुछ कंसेशंस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, इनको एक चीज ये भी समझ में आ गई है कि ये पहले जो ऑर्डर था सोसाइटी में, उस तरीके का ऑर्डर स्टैब्लिश नहीं कर सकते। दे हैव टू चेंज देमसेल्व्स, दे हैव टू गिव सम कंसेशन। तो 1848 के बाद कंसेशंस दिए गए। क्या कंसेशंस दिए गए? जैसे कि इनको समझ में आ गया कि सर्वडम खत्म करना जरूरी है, फ्यूडल सिस्टम खत्म करना जरूरी है, जो कि वेस्ट यूरोप में पहले ही हो चुका था। तो वैसे ही सेंट्रल यूरोप और ईस्ट यूरोप की कंट्रीज में भी सर्वडम बैन कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ठीक, और कई सारे जो एम्पायर्स हैं, वो अपने एम्पायर में जो अदर कंट्रीज हैं या अदर एथनिक कंपोजिशन के लोग हैं, उनको ऑटोनॉमी देने लगे। जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर में हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दी 1867 में। ठीक है, यहां से हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट में चेंज आता है। यूरोप में अभी तक जो नेशनलिज्म था वो डेमोक्रेसी से और रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ था, लेकिन 1848 के बाद ये जो नेशनलिज्म है, इट डज नॉट रिमेन कनेक्टेड टू द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। अब चेंज आ रहा है। नाउ nationalist feelings were aroused by the conservatives in the people of Europe. अब conservatives जो हैं वो यूरोप के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगा रहे हैं। क्यों? टू प्रमोट स्टेट पावर एंड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन यूरोप, या सिर्फ यूरोप ना कहें बल्कि पूरा वर्ल्ड कहें। ताकि ये इसलिए ऐसा कर रहे थे कंजर्वेटिव्स, ताकि ये अपनी पावर बढ़ा सकें, स्टेट पावर बढ़ा सकें और पूरे यूरोप में या पूरे वर्ल्ड में अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सकें। इस प्रोसेस को हम इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा जर्मनी में 1848 में एक लिबरल इनिशिएटिव लिया गया जर्मन स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए, नेशनल नेशन स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए, बट दिस revolution was crushed by the united forces of monarchy, army and junkers. junkers कौन होते थे? प्रूशिया के जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे वो। इन तीनों ने मिलकर इस लिबरल इनिशिएटिव को सप्रेस कर दिया, और इसके बाद जर्मनी के यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसने ली? प्रूशिया ने। और प्रूशिया की तरफ से ये जिम्मेदारी निभाई वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे, ऑटो वान बिस्मार्क। उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया थ्रू 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। 3 वॉर लड़ी 7 सालों में, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ, और इटली को यूनिफाई किया, जर्मनी को यूनिफाई किया। ठीक है, तो जर्मन यूनिफिकेशन कब हुआ? फाइनली 1871 में, है ना। On the morning of 18th January 1871, important ministers of Prussia, including Chief Minister Otto von Bismarck, important officers of army, and princes of all German states came together in Palace of Versailles in the Hall of Mirrors, unheated Hall of Mirrors, है ना। ठीक है, ठंड का मौसम था, लेकिन फिर भी वहां पर हीट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये सब वहां मिले, and they proclaimed Kaiser William फर्स्ट एज द किंग ऑफ जर्मन एम्पायर। ठीक है, और यहां से प्रूशिया में जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे वो बाकी के जर्मनी के लिए मॉडल का काम कर रहे हैं। सो मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, ये सब जो प्रूशिया में हो चुका था, ये बाकी के जर्मनी में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। किसने किया? कंजर्वेटिव्स ने, मोनार्की ने किया। अब यहां लिबरल नेशनलिस्ट नहीं है, ऑटो वान बिस्मार्क कोई नेशनलिस्ट नहीं है, कोई लिबरल नहीं है, बट इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया। लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि हम सब जर्मन्स हैं, ताकि वो पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सकें यूरोप में। ठीक,
बिल्कुल इसी तरह इटली भी हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं नॉर्थ में इटली पर रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया, साउथ में इटली पर रूल कर रहे थे बोर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन, और सेंट्रल इटली पर रूल कर रहा था पोप। ठीक है, कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए इटली को यूनिफाई करने के, जैसे कि हमने गियुसेप्पे मैजिनी के बारे में पढ़ा कि 1831 में उन्होंने लिंगुरिया में एक रिवोल्ट किया, वो फेल हो गया। इसके बाद 1834 में भी रिवोल्ट हुआ, वो भी फेल हो गया। 1848 में भी रिवोल्ट हुआ, वो भी फेल हो गया। और इसके बाद इटली को यूनिफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आई, एक जर्मन स्टेट थी इटली, डिवाइडेड इटली में, जिस पर इकलौती स्टेट जिस पर एक इटालियन डायनेस्टी रूल कर रही थी, इट वाज सार्डिनिया पेडीमाउंट, और इसके किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ये पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इटली को यूनिफाई करना चाहते हैं ताकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन कर सकें और साथ ही साथ पॉलिटिकल डोमिनेंस भी गेन कर सकें। ठीक है, तो इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आई और इस जिम्मेदारी को इनकी तरफ से निभाया गियुसेप्पे गैरिबाल्डी और इनके जो चीफ मिनिस्टर थे कैवोर। उन्होंने कैवोर जो हैं वो कोई नेशनलिस्ट या कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, एक मिडिल क्लास एलिट एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते थे। और हमने पढ़ा था यूरोप में एरिस्टोक्रेसी जो थी वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करती थी, है ना। तो जो कैवोर हैं वो भी इटालियन से ज्यादा अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और इसी के बेसिस पर उन्होंने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस फॉर्म किया और फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया पर अटैक किया और नॉर्दर्न इटली पर जीत हासिल करके नॉर्दर्न इटली को यूनिफाई कर दिया 1859 में। ठीक है, 1860 में गियुसेप्पे गैरिबाल्डी की लीडरशिप में जो रेगुलर आर्मी है वो और जो आर्म्ड वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने साउथ इटली पर यानी किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पर अटैक किया। ठीक है, गियुसेप्पे गैरिबाल्डी पहले एक रेवोल्यूशनरी थे, गियुसेप्पे मैजिनी के साथी थे। 1834 में इन्होंने रिवोल्ट किया जो फेल हो गया और उसके बाद इनको एग्जाइल में जाना पड़ा साउथ अमेरिका। वहां पर ये 1848 तक रहे, उसके बाद वापस आए और 1854 से विक्टर इमैनुअल सेकेंड को साथ दे रहे थे इटली के यूनिफिकेशन में। ठीक है, तो इन्होंने साउथ इटली पर अटैक किया 1860 में, और इसमें साउथ इटली के जो फार्मर्स हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब गैरिबाल्डी इटालिया का जिक्र कर रहे हैं तो वहां के जो फार्मर्स हैं वो इतने इलिटरेट हैं, इतने भोले भाले हैं कि उनको यहाँ इटालियन नेशन समझ में नहीं आ रहा, नेशनलिज्म की फीलिंग उनको समझ में नहीं आ रही है। उनको लगा कि ये इटालिया नहीं लतालिया है जो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, और ये लोग उनको बचाने आए, और इसलिए वहां के जो फार्मर्स हैं वो भी किसका साथ दे रहे थे? गियुसेप्पे गैरिबाल्डी का। तो फाइनली साउथ इटली को भी इन्होंने मर्ज कर लिया और 1861 में यूनिफिकेशन हो गया इटली का, एंड विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ठीक है, हालांकि अभी पेपल स्टेट रह गया, पेपल स्टेट पर पोप रूल कर रहा था और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेंच गैरिसन्स वहां पर अपॉइंटेड थे। तो जब फ्रांस की और इटली की ट्रीटी हो चुकी है तो डेफिनेटली उसके रहते हुए अटैक नहीं करेंगे, बट फिर भी गियुसेप्पे गैरिबाल्डी ने 1867 में पेपल स्टेट पर अटैक किया। ठीक, बट ही वॉज नो मैच फॉर द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ पेपल स्टेट एंड फ्रेंच गैरिसन। फाइनली जो पेपल स्टेट वाला एरिया है वो इटली में मर्ज हुआ। कैसे हुआ? जब 1870 में ऑटो वन बिस्मार्क ने अटैक किया फ्रांस पर, तो ये जो फ्रेंच गैरिसन पेपल स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट थे वो वापस चले गए फ्रांस, और इस मौके का फायदा उठाया इटली ने और पेपल स्टेट को इटली में मर्ज कर लिया 1870 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1861। हालांकि पेपल स्टेट इसमें 1870 में मर्ज हुआ। आज भी लेकिन उसका एक पार्ट जिसे हम वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं वो आज भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, इसके अलावा एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं नेशनलिज्म का, ब्रिटेन इन सबसे अलग एक यूनिक केस है कि कैसे वहां पर लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, कैसे वो एक नेशन बना। ब्रिटेन को बोला जाता है मॉडल ऑफ नेशन। ये कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।